बच्चों हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे थे। हमने ना बच्चों सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ लिया था और दूसरा बच्चों हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे, जिसके लिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े थे। देखो बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि हमको डीएनए कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही रिलेटेड आज हमको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड, जो हमने बच्चों पढ़ लिया था। देखो हमने क्या पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया में। पढ़ा था बच्चों हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में क्यों होते हैं, बताओ। मैंने बताया था ताकि बैक्टीरिया को किससे बचा सकें, वायरस से। ठीक है ना बच्चों। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करते हैं क्लास से बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, क्या नाम था क्लास का बच्चों, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज क्लास होता है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था इनका काम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ना। हमने दो तरह के एंजाइम पढ़ लिए थे डीएनए को कट करने वाले जो एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज किनारे से कट करता था, एंडोन्यूक्लियेज बीच से कट करता था। बच्चों आज हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ना है वो मैंने बच्चों इधर लिखा हुआ है, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बच्चों आज हमने वही दो काम करने हैं। पहले ये पूरा कंसेप्ट समझ लेना है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों यही पढ़ने का तरीका है कि आप पहले कंसेप्ट को पूरा बढ़िया से समझ लो और कंसेप्ट को समझकर क्वेश्चंस कर लो। ठीक है बच्चों। तो टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, टॉपिक हमको पढ़ना है रूल्स पढ़ने। रूल्स किसके रूल, के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है। चलो रूल पढ़ते हैं। पहले मुझे बताओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किधर मिलेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेगा बैक्टीरिया में। देखो रूल जो होंगे ना उनको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किधर मिलता है बच्चों, बैक्टीरिया में। अच्छा बच्चों आप जानते हो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका एक बायोलॉजिकल नेम होता है। बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बायोलॉजिकल नेम होता है जो हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से रखते हैं बच्चों। और जो बायोलॉजिकल नेम होता है उस बायोलॉजिकल नेम के अंदर पहला जो बच्चों वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो वर्ड होता है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। इतना आप जानते हो कि या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जैसे हमारा नाम होता है होमो सैपियंस, तो होमो जीनस और सैपियंस स्पीशीज हो गया। इसी तरह कोई भी बैक्टीरिया हो जिससे हम एंजाइम निकालते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उस बैक्टीरिया का एक नाम होगा। पहला नाम जो नाम होगा उसमें पहला वर्ड होगा जीनस और दूसरा होगा स्पीशीज। बच्चों आप देखिएगा लेबोरेटरी के अंदर आपको बैक्टीरिया रखे हुए मिलेंगे, उसमें ना जीनस और स्पीशीज के अलावा आपको लिखा हुआ दिखेगा स्ट्रेन। बच्चों पहला जीनस लिखा होगा, दूसरा वर्ड स्पीशीज होगा, फिर उसका स्ट्रेन लिखा होगा। स्ट्रेन क्या होता है सर, स्ट्रेन होता है जेनेटिक वैरायटी। एक ही स्पीशीज के अंदर जो अलग अलग वैरायटी होती है उनको हम स्ट्रेन नाम देते हैं और ये स्ट्रेन बच्चों हम स्पीशीज के बाद लिखते हैं। तो हमको नाम रखना है, नाम किसका, एंजाइम का। मजेदार बात क्या है बच्चों, एंजाइम का नाम बैक्टीरिया के नाम से निकाला जाएगा। ये मजेदार बात है, यानी जिस बैक्टीरिया से हम एंजाइम निकालेंगे उसी बैक्टीरिया के नाम से एंजाइम का नाम रखेंगे। आ रही बच्चों बात समझ में। तो देखो हमने क्या करना है, हमने एंजाइम का नाम रखना है और एंजाइम का नाम रखना है बैक्टीरिया के नाम से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ। हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं। बैक्टीरिया का नाम होता है बच्चों, आप जेनेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा सुनते हो, ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसका पूरा नाम होता है एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई। तो देखो ये पहला वर्ड है इसके नाम का, तो पहला वर्ड क्या हो गया, जीनस। ये रहा दूसरा वर्ड, ये क्या हो गया, स्पीशीज। भाई नाम का पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा वर्ड स्पीशीज। एक बच्चों स्ट्रेन होता है जिसको बोला जाता है RY13। ये आपने नाम याद रखना है। बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिशिया कोलाई RY13। ठीक है बच्चों, मान लो ये रहा बैक्टीरिया, ये है एस्चेरिशिया कोलाई RY13। हमने इसके अंदर से कोई एंजाइम निकाला, हमने इसके अंदर से कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकाला, हमने इसके अंदर से एंजाइम निकाला। तो अब हम इस एंजाइम का नाम रखना चाह रहे हैं बच्चों। देखो नाम रखने का रूल क्या है बच्चों,
रूल पर सवाल आते हैं। अभी आप देखिएगा, नाम रखने का रूल ये है बच्चों कि आपने जिस बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकाला, हमने ये वाला एंजाइम एस्चेरिशिया कोलाई RY13 से निकाला, तो बच्चों हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया के जीनस का पहला लेटर ले लेंगे। बताओ पहला लेटर क्या है यहाँ, ई। इतनी बात समझ में आ रही है? जब एंजाइम का नाम रखोगे तो उस नाम रखने में सबसे पहले क्या करोगे, बैक्टीरिया के जीनस से एक लेटर उठा लोगे, फिर 2 लेटर निकालोगे उसके स्पीशीज से, को। तो एंजाइम का नाम हो गया इको। इको, ये 3 लेटर बच्चों हर एक एंजाइम में होंगे। हर एक एंजाइम के नाम में 3 लेटर होंगे। अब देखो सवाल किस तरह से आता है। इको में, ये एंजाइम का नाम रख रहे हैं हम, अभी पूरा नहीं हुआ। इको में ई का क्या मतलब है, आप बताएंगे। इको में ई का मतलब है एस्चेरिशिया। को का क्या मतलब है, कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। बच्चों एक हम यहां एक लेटर उठा लेंगे उसके स्ट्रेन से। अच्छा, स्ट्रेन से हम पहला लेटर भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। जनरली पहला लेटर लेते हैं। तो देखो एंजाइम का नाम हो गया इको आर। इको आर यानी हम क्या जान रहे हैं, एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है। एंजाइम का नाम रखने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों बात? अगर बैक्टीरिया का नाम तुम्हें याद होगा, उसी नाम से तुम एंजाइम का नाम बना दोगे। बैक्टीरिया के जीनस से पहला लेटर ले लो, स्पीशीज से 2 लेटर ले लो, एक स्ट्रेन से ले लो, बन गया। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये एंजाइम हमने बैक्टीरिया में से सबसे पहले निकाला, या ये एक टाइप का एंजाइम हमने निकाला सबसे पहले, तो हम इसमें लिख देंगे फर्स्ट। क्योंकि एक बैक्टीरिया के अंदर ये देखा गया बच्चों, एक स्ट्रेन के अंदर एक से ज्यादा तरह के एंजाइम होते हैं, एक से ज्यादा टाइप के। तो जो एंजाइम हमने सबसे पहले निकाला उसमें फर्स्ट लगा देंगे, जो इसके बाद निकाला दूसरे टाइप का उसमें सेकंड लगा देंगे। नाम यही रहेगा, इको आर फर्स्ट, इको आर सेकंड, इको आर थर्ड। तो नाम रखने का बहुत सिंपल सा रूल है बच्चों। क्या रूल है कि जीनस से पहला लेटर उठाओ, स्पीशीज से 2 लेटर उठाओ, एक स्ट्रेन से ले लो अगर उसमें से लेना है, तो उसके बाद उसका रोमन नंबर लिख दो, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से लिख देते हैं। तो मैं इधर रूल बच्चों लिख देता हूं, क्योंकि आपको ना बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये इस तरह से देगा, एंजाइम देगा नाम और आपसे पता करेगा बताओ ये किससे निकाला गया। लेकिन बच्चों आपको रूल पता होने चाहिए कि रूल हमने कैसे लिखे। रूल हमने इस तरह से कि जो पहला लेटर होगा, पहला जो लेटर होगा, ये पहला लेटर लिया जाएगा बैक्टीरिया के जीनस से। ये लिया जाएगा फ्रॉम जीनस ऑफ बैक्टीरिया, ये लिया जाएगा जीनस ऑफ बैक्टीरिया। फिर और भी कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे बच्चों। उसके बाद बताओ बच्चों 2 लेटर जिनको हम लिखेंगे सेकंड 2 लेटर। पहला लेटर तो हमने जीनस से ले लिया, दूसरे 2 लेटर हम लेंगे बैक्टीरिया के स्पीशीज से, फ्रॉम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, फ्रॉम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का स्पीशीज होगा। मतलब बैक्टीरिया का नाम याद है ना, तो एंजाइम के नाम को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जरा भी। और ये हाईलाइट रखना है, पहले जीनस फिर स्पीशीज। और अगर कोई और लेटर इधर रहेगा, 4th लेटर, एनी अदर लेटर, कोई दूसरा लेटर अगर बच्चों इधर रहेगा, ये बताओ कहां से लिया जाएगा, बैक्टीरिया के स्ट्रेन से लिया जाएगा। ये हम लेंगे फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकालेंगे। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ रोमन नंबर लिखा होगा 1 2 3, ये क्या बताएगा, ये बताएगा सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन, कि ये एंजाइम आपने पहले निकाला, ये दूसरे नंबर पर निकाला। ये जो रोमन नंबर होता है बच्चों, ये रोमन नंबर बताता है सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। तो रूल्स क्लियर हुए बच्चों? रूल्स में कोई डाउट? एक बार मैं बता देता हूँ रूल क्या है। पहला लेटर जीनस से, 2 लेटर स्पीशीज से, और उसके अलावा जो भी लेटर हो वो स्ट्रेन से, और रोमन नंबर सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। ये है रूल बच्चों। और एक एंजाइम का नाम इको R1, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है।
ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है बच्चों। चलिए देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने एंजाइम का नाम लिखना है। हम इधर लिख देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे हमने एक नाम लिखा इको R1। अब आपसे सवाल पूछेगा बताओ ये एंजाइम किस बैक्टीरिया से निकाला गया। बताओ बच्चों, इसमें ई क्या बता रहा है, बताओ ई का क्या मतलब है। ई का मतलब है एस्चेरिशिया। को का क्या मतलब है, कोलाई। और आर कहां से लिया गया, RY13। आ रही है बच्चों बात समझ में। चलो तो इको R1 हमने निकाला एस्चेरिशिया, एस्चेरिशिया जीनस हो गया, कोलाई स्पीशीज हो गया, RY13 स्ट्रेन हो गया। ये पहले हम लिख रहे हैं जीनस बैक्टीरिया का, फिर हम लिख रहे हैं स्पीशीज, और फिर हम लिख रहे हैं स्ट्रेन। एक और एंजाइम बच्चों जो आपने याद रखना है, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों, फिर बता देंगे एक्सोर एंडो से रिलेटेड, हिंद फर्स्ट, हिंद फर्स्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें पहला लेटर क्या है, H। कहां से लिया गया होगा, जीनस। फिर दो लेटर क्या है, इन, कहां से लिए गए होंगे, स्पीशीज। फोर्थ लेटर क्या है, D, कहां से लिया गया होगा, स्ट्रेन। बस ये रूल है, पहला लेटर जीनस, दो लेटर स्पीशीज, फोर्थ लेटर स्ट्रेन। बच्चों जिस बैक्टीरिया से निकाला गया उस बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस। हीमोफिलस ये जीनस है बैक्टीरिया का, यहां से लिया गया H। ये जो बच्चों इन लिया गया ये बैक्टीरिया के स्पीशीज से लिया गया, स्पीशीज है बच्चों इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और स्ट्रेन का नाम है RD, यहां से लिया गया D, हिंद। मैंने कहा था ना स्ट्रेन में आप पहला लेटर भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में R लिया, दूसरे में D लिया। इसी तरह बच्चों एंजाइम होता है हिंद सेकंड, हिंद सेकंड। बताओ इसका क्या मतलब है, स्ट्रेन तो वही है, स्ट्रेन तो नहीं बदलेगा, स्ट्रेन तो वही रहेगा। H मतलब हीमोफिलस, यही H होगा हीमोफिलस, IN होगा इन्फ्लुएंजा, और D लिया गया RD से। सेकंड क्या बता रहा है, ये दूसरे नंबर पे निकाला गया। सबसे पहले ये वाला एंजाइम निकाला गया, फिर ये निकाला गया। इसी तरह होता है हिंद थर्ड बच्चों, इसी तरह होगा हिंद थर्ड। इसमें यही रहेगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD, ये यही नाम लिखा जाएगा इसमें, है ना। जीनस भी वही है, स्पीशीज भी वही है, स्ट्रेन भी वही है, बस जो पहले नंबर पे निकाला गया उसमें फर्स्ट, जो दूसरे में वो सेकंड, जो तीसरे पर वो थर्ड। एक और बच्चों एंजाइम आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों, BAM-H1। देखो ये एंजाइम के नाम है BAM-H1। चलो मुझे बताओ बी कहां से लिया गया होगा, जल्दी बताओ। बी लिया गया होगा बैक्टीरिया के जीनस से, और AM कहां से लिया गया होगा, बैक्टीरिया के स्पीशीज से, और ये कहां से लिया गया होगा H, उसके स्ट्रेन से। देखो बच्चों बैक्टीरिया जो है ना, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम, ये तो सवाल आता है ये वाला एंजाइम किस बैक्टीरिया से निकाला, ये किससे निकाला। तो बच्चों बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस, मतलब जीनस है बैसिलस, बैसिलस से लिया गया B। स्पीशीज है बच्चों एमाइलो लिक्विफेशियन, एमाइलो लिक्विफेशियन, यहां से लिया गया AM। B लिया गया बैसिलस से जो कि जीनस है, क्लियर हो रहा है बच्चों। AM लिया गया एमाइलो लिक्विफेशियन जो कि स्पीशीज है, और H लिया गया स्ट्रेन से बच्चों, इसका स्ट्रेन HI होता है, HI यहां से लिया गया। फर्स्ट बता रहा है ये सबसे पहले निकाला गया। तो ये बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बच्चों एंडोन्यूक्लिएज होता है, ये होता है एंडोन्यूक्लिएज, बल्कि मैं कहूं ये एक्सो है, बाकी सब एंडो है, ये वाला एक्सो है, बाकी सब एंडो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डिस्कवर किया गया वो यही किया गया। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों डिस्कवर्ड हुआ वो था हिंद सेकंड, एंडोन्यूक्लिएज, सबसे पहला एंडोन्यूक्लिएज, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। सबसे पहले यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बच्चों डिस्कवर्ड हुआ।
तो हमने बच्चों कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम लिखे और वो किस बैक्टीरिया से निकलते हैं ये लिखे। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। बैक्टीरिया का नाम रखना आप जान गए। जीनस से लेंगे पहला लेटर, स्पीशीज से लेंगे 2 लेटर, 4th लेटर स्ट्रेन से, रोमन नंबर बताएगा सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। बस इतनी बात याद रखनी। अब बच्चों आपने एक पॉइंट याद रखना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पर डायरेक्ट सवाल आता है। बच्चों फिलहाल जो एनसीईआरटी में डेटा लिखा हुआ है, अब तक हमारे पास 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। मतलब 900 से ज्यादा अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक हम डिस्कवर्ड कर चुके, और सबका रिकॉग्निशन साइट अलग होता है बच्चों। मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों निकाले जा चुके, आइसोलेट किए जा चुके। कितने बैक्टीरिया से बच्चों? 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स, 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स, 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स। ये बच्चों ये नोट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे। 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब ऐसे ऐसे 900 से ज्यादा एंजाइम है हमारे पास जो 230 से ज्यादा बैक्टीरिया से निकाले जा चुके, 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। अब आप एक बात बताओ, बैक्टीरिया कितने हैं? 230, और एंजाइम कितने हैं? 900 से ज्यादा। इसका मतलब एक बैक्टीरिया से एक से ज्यादा एंजाइम निकले होंगे। और आप खुद देखो ना बच्चों, ये तीनों एक ही बैक्टीरिया से मिले, मतलब बैक्टीरिया तो हमारे पास 230 और एंजाइम हमारे पास 900 से ज्यादा। मतलब एक बैक्टीरिया में से एक से ज्यादा एंजाइम मिला होगा, निकाला गया होगा। बात क्लियर हो रही है बच्चों? और बच्चों कल हमने आपको बताया था जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बच्चों ये आखिरी पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड। कुछ पॉइंट हमने मेन पॉइंट पहले वीडियो में बच्चों डिस्कस कर लिए थे, और जो बचे हुए पॉइंट है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये आखिरी पॉइंट है। क्या पॉइंट है? आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट को याद रखना है। पहला एंजाइम आपने याद करना है इको R1, इको R1। दूसरा आपने याद करना है बाम H1, इको R1 बाम H1, इको R1 बाम H1 और हिंद थर्ड। देखो बच्चों 900 से ज्यादा एंजाइम है, आपको सब याद नहीं करने, आपको सब याद नहीं करने। आपको 3 एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट याद रखने। कौन कौन से बच्चों? इको R1, बाम H1 और हिंद थर्ड। इनके आपको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस याद करने। और मैं सीक्वेंस याद करने का आपको एक बहुत मजेदार तरीका बता रहा हूं, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। आप रटने से बच जाएंगे, थोड़ा सा याद करेंगे, बाकी अपने आप बना लेंगे। ठीक है बच्चों? हम आपको क्या बताने वाले हैं? हम बताने वाले हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बढ़िया से समझ लिया था एग्जाम्पल के साथ। चलो देखो, आपको क्या याद करना है? गा याद करना है। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ग्वानिन एडेनिन एडेनिन। बस आपको केवल 3 याद करने, बाकी खुद बना लोगे। कैसे? आपने लिखा GAA, लिख दिया। चलो अब आप जिधर रुके उसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिधर आप रुके उसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? थाइमीन, आगे लिख दो। उससे पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट्री उसके आगे लिख दो, थाइमीन। उससे पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट्री इसके आगे लिख दो। गा याद कर लिया और कॉम्प्लीमेंट्री रूल से काम कर लिया। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, ए का टी, जी का सी बन गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे लिख दो। बताओ जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का टी, ए का टी, टी का ए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। और देखो हो गया पैलिंड्रोम, GAATTC, GAATTC। और बच्चों याद क्या रखना है? इको R1 कट लगाता है G और A के बीच में, G और A के बीच में।
बात समझ में आ रही है? ये है बच्चों, आपने गा याद कर लिया। बाम H1 के लिए बच्चों आपको क्या करना है, G डबल कर देना है, G डबल कर देना है, तो बचेगा एक A। पहले गा याद कर लो। इको R1 तो आपकी एनसीईआरटी में, ये तो हर हाल में आपको याद होना चाहिए, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं आपका। ये दो आप याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा ये आपके लिए। क्या बढ़िया रहेगा, बाम H1 के लिए डबल G ये याद करो, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, G का कॉम्प्लीमेंट्री C 3 प्राइम। इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे लिख दो, C C T A G G, ये बन गया। इसी तरह बच्चों हिंद थर्ड में आपने क्या करना है, पहले वाले को घुमा दो, गा को घुमा दो तो आग बन जाएगा, A A G। बस तीन ही तो याद करने होते हैं, बाकी तो हम आगे खुद लिख देते हैं, G का C, A का T, A का T। इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे लिख दो, T T C G A A, बात खत्म। ये देखो G G A T C C, G G A T C C कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। तो आपको इको R1, बाम H1, हिंद थर्ड, इन तीनों के आपको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस याद रखने। एक पॉइंट और बता देता हूं बच्चों, वो ये है कि इको R1 डीएनए, मान लो ये डीएनए, ये है डीएनए, जल्दी से इस बात को समझ लो। आपने इस डीएनए पर डाला इको R1, ये क्या करेगा, पहले पूरे डीएनए की जांच करेगा। देखो पहले लेक्चर में बताया था, इंस्पेक्टिंग करेगा, और क्या ढूंढेगा, इसमें ढूंढेगा गा वाला सीक्वेंस। मान लो इसको गा वाला सीक्वेंस यहां मिल गया, इसको गा वाला सीक्वेंस यहां मिल गया, GAATTC और GAATTC। अब देखो बच्चों ये एंजाइम कैसे कट करता है, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा, दोनों, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, और किसके बीच में कट करेगा, G और A। आप खुद सोचो, जब ये यहां से कट होगा और यहां से कट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये डीएनए ऐसा बनेगा, ये डीएनए इस तरह से बनेगा बच्चों। देखो यहां से कट कर दिया तो इधर क्या बचेगा बताओ, G, इधर G बचेगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, AATTC, और यहां से कट किया नीचे बचेगा G, और ये इधर आ जाएगा CTTA। कट करके ऐसे अलग कर देगा। अब एक बात बताओ, जब आप इसको इस तरह से कट करोगे तो ये जो एंड्स बनेंगे, इन्हीं को बच्चों हमने बोला था स्टिकी एंड। स्टिकी एंड मतलब अब ये दोबारा से जुड़ सकते हैं, ये दोबारा से जुड़ सकते हैं। ये काम करने का तरीका होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर लीनियर डीएनए, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, बस ये सुन लो ध्यान से, फिर क्वेश्चंस करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर लीनियर डीएनए हो, लीनियर, देखो समझिएगा, कंसेप्चुअल सवाल आता है इधर, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान लो इसमें एक रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट मतलब एंजाइम बस एक जगह से पहचान कर कट लगाएगा। एंजाइम ने पहचाना, ऊपर वाले स्ट्रैंड में कट लगाया, नीचे वाले। बताओ इसके कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 2। कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 2। अच्छा अगर इस एंजाइम का, इसी एंजाइम का एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पर होता, मतलब एक लीनियर डीएनए है, लीनियर, और उसमें 2 जगह पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, 2 जगह, तो यहां से कट किया 2 फ्रेगमेंट, जब यहां से कट करेगा तो इसके 2 फ्रेगमेंट। बताओ अब टोटल फ्रेगमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल फ्रेगमेंट कितने हो जाएंगे, 3। 1 2 3। मतलब बहुत ध्यान से बात सुनेंगे, अगर मैं कह रहा हूं 5 रिकॉग्निशन साइट है, 5 रिकॉग्निशन साइट, तो बताओ कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 6। भाई एक रिकॉग्निशन साइट पर 2 रिकॉग्निशन साइट पर 3, एक डीएनए था, एक रिकॉग्निशन साइट था, कट किया 2 हो गए। दूसरी जगह से कट किया, एक फ्रेगमेंट को दूसरी जगह से कट किया इस वाले को, तो इसके 2 बन गए। टोटल काउंट करो कितने हो गए, 3। यानी 2 साइट से कट किया, 3 फ्रेगमेंट। मतलब जितनी साइट होंगी उससे एक ज्यादा फ्रेगमेंट बनेंगे, उससे एक ज्यादा फ्रेगमेंट बनेगा, उससे एक ज्यादा। एक मैं आपको और दूसरा कंसेप्ट बताता हूं,
जैसे मैंने आपको लीनियर वाला समझाया, आप बना के कॉपी में देखिएगा आराम से, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक डीएनए एक जगह से कट करो 2 फ्रेगमेंट, 2 जगह से कट करो 3 फ्रेगमेंट, 3 जगह से कट करो 4 फ्रेगमेंट। अगर यही डीएनए सर्कुलर होता बच्चों, अगर यही डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए होता ऐसे। अब मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, इसका रीजन आप कमेंट में बताएंगे, फिर अगले वीडियो में हम जवाब देंगे। देखते हैं आपका आईक्यू लेवल किस तरह काम करता है। मैं आपको बता देता हूं कि ये होगा, अब उसका रीजन क्या होगा वो आप बताएंगे। एक सर्कुलर डीएनए में बच्चों, एक सर्कुलर डीएनए में जितने रिकॉग्निशन साइट होंगे, नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्रेगमेंट होंगे। कैसे होंगे इस बात को आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। जो लिख के बताएगा अगली वीडियो के अंदर हम उसका नाम लेके बताएंगे, भाई इसने बताया था। ठीक है, ये आप पे छोड़ दिया हमने। नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट जितने होंगे, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट उतने बनेंगे। कैसे, ये अगली वीडियो में बताएंगे। लीनियर वाले डीएनए में जितने रिकॉग्निशन साइट होंगे उससे एक ज्यादा फ्रेगमेंट बनेगा, और सर्कुलर वाले में जितने रिकॉग्निशन साइट होंगे उतने ही बनेंगे। लीनियर वाले का मैंने समझा दिया, ठीक है। सर्कुलर वाले का आप बताएंगे कमेंट में लिखकर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। देखो कुछ क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस हमने जो वीडियो हमने कल वाला था उसके अंदर कर लिए थे, यहां तक हमने कल कर लिए थे। देखो आज हम ये क्वेश्चन करते हैं, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले बताओ कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? हिंद थर्ड, हिंद सेकंड, इको R1, इको R सेकंड। बताओ, हिंद सेकंड। बताया ना आपको, हिंद सेकंड सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था। फर्स्ट वाला एक्सोन्यूक्लिएज था। बेटा ये एंडो पूछ रहा है, आप कहोगे सर नाम में सेकंड आ रहा है, डिस्कवर्ड पहले हुआ। हाँ भाई, फर्स्ट वाला एक्सोन्यूक्लिएज है, सेकंड वाला एंडोन्यूक्लिएज है। एंडो पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज? देखो बेटा आया हुआ सवाल है, कौन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है? प्रोटीएज नहीं, डीएनएज नहीं, आरएनएज नहीं, हिंद सेकंड। आ रही बात समझ में? ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो इसके बाद देखो बच्चों आपने, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आइसोलेटेड टिल नाउ? अब तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जा चुके? देखो बच्चों हमने बताया मोर देन 900, मोर देन 900। इसमें एक तो ऑप्शन है 900, और 900 से ज्यादा वाले दो ऑप्शन है। 900 से ज्यादा वाले दो ऑप्शन है। आपकी बुक में लिखा गया मोर देन 900, मोर देन 900। अब अगर इसमें मोर देन और लेस देन वाला ऑप्शन होता फिर तो हमें कोई डाउट ही नहीं था, फिर तो हम ये लगाते, क्योंकि आपकी बुक में जो डेटा है वो काफी पुराना हो गया है। ऐसा थोड़ी है कि एंजाइम डिस्कवर्ड नहीं हो रहे हो, तो मिलते रहते हैं, नंबर बढ़ता रहता है। अब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपने अपना आंसर 900 लगाना है बच्चों, क्योंकि मोर देन 900 वाले दो ऑप्शन। अब आप 920, 940 में फंस जाएंगे तो आप 900 वाला आंसर लगाएंगे, और ये बात आपने याद रखनी है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स फ्रॉम विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड। बताओ, मोर देन 900 एंजाइम कितने स्ट्रेन से निकाले गए? 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स। ये तो बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट याद था हमें, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नोमेनक्लेचर पे सवाल आ गया। देखो सवाल पढ़ो क्या है। इन द नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखते हैं पहला लेटर कहां से लेते हैं? जीनस से। और दो लेटर कहां से लेते हैं? स्पीशीज। फोर्थ लेटर कहां से लेते हैं? स्ट्रेन से, और बैक्टीरिया के स्ट्रेन से लेते हैं, जो भी बैक्टीरिया होता है। अब देखो इधर ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, पहला जीनस, फिर स्पीशीज, फिर स्ट्रेन, और किसका? बैक्टीरिया, है ना। स्ट्रेन और वैरायटी में फर्क होता है बच्चों। स्ट्रेन होता है जेनेटिकल, स्ट्रेन होता है जेनेटिकल, और वैरायटी होती है मॉर्फोलॉजिकल। यानी वैरायटी नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी को देखकर, स्ट्रेन नाम देते हैं जेनेटिक्स को देखकर। और यूकैरियोट में तो होते ही नहीं है, बैक्टीरिया में होते हैं। दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। ये आया हुआ सवाल है बच्चों, ये पहले आ चुका, ये आया हुआ सवाल है।
देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको R1। हमने पढ़ा है एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इको R1। इसमें को का क्या मतलब है, देखो बनाया हुआ है, इसमें ऑप्शन बनाया हुआ है, कोलोम लिख दिया, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया लिख दिया, कोलाई लिख दिया, कोलोन लिख दिया, इंटेस्टाइन का पार्ट। बताओ को कहां से आता है, कोलाई। ठीक है बच्चों, चलो देखो क्या कह रहा है, रोमन नंबर जो होता है वो क्या बताता है, रोमन नंबर एंजाइम में जो रोमन नंबर लिखा होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या बताता है, ऑर्डर इन विच एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। नंबर नहीं बताता है कि इतने एंजाइम इकट्ठे हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ एंजाइम नहीं बताता है, ऑर्डर ऑफ एंजाइम नहीं बताता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताता है, ये पहले निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाला। बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करते हैं किस क्लास से, देखो हमने पहले लेक्चर में बता दिया था, क्या आंसर होगा इसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस क्लास। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 24। जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी डीएनए को कट कर दो। देखो कंसेप्ट क्या है, कोई भी डीएनए कट किया जा सकता है, बस रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। क्या सिर्फ बैक्टीरिया का डीएनए कट करेंगे, नहीं। क्या वायरस का डीएनए कट करेंगे, नहीं। क्या यूकैरियोट का कट करेंगे, नहीं। कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट कट कर दो, बस रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होगा कट कर दो। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस प्लांट, किसी का भी, बस रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। चलिए देखो बच्चों क्या कह रहा है, एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कैटेलाइजिंग मतलब काम करना, जो एंजाइम करते हैं न्यूक्लियोटाइड को हटाने का काम, कहां से, किनारे से, उनको डीएनए लाइगेज कहते हैं, नहीं, ये तो जोड़ने वाला होता है। एंडोन्यूक्लियस किनारे से कट नहीं करता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, पता है आपको बात, एक्सोन्यूक्लियस किनारे से कट करता है। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, मेक कट एट एनी पोजीशन, नहीं किसी भी पोजीशन पे नहीं, खास पोजीशन पे। रिकॉग्नाइज पहचानते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, उसके बाद कट करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन पढ़ लो, रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम, भाई किसी एंजाइम का काम नहीं रोकते हैं, और किनारे से न्यूक्लियोटाइड को नहीं हटाते। ये भी हमने पिछले लेक्चर में किया था, आया हुआ क्वेश्चन है ये नीट के अंदर। चलो तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो हमने कर लिए। चलो कुछ और क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से आप किसको कट करते हो, बताओ। आरएनए को कट करते हो, नहीं। डीएनए को कट करते हैं, कैसे वाला, डबल स्ट्रैंडेड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बाइंड करता है डीएनए के साथ और कट कर देता है डबल हेलिक्स को, बताओ किसको तोड़ता है। हमने बताया था कौन से बॉन्ड को, फॉस्फोडाइएस्टर। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस में होता है, शुगर फॉस्फेट। क्लियर हो रही है बच्चों बात। देखो अगर आपको थियरी याद है, कंसेप्ट समझ लो, थियरी याद है, फिर क्वेश्चंस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जो सीक्वेंस होता है डीएनए में जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचानता है, उसको क्या कहते हो आप, उसको एक नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन वाला नाम नहीं देते हैं, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसका सही आंसर होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं बच्चों, देखो यहां पूछ रहा है आपसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखो ऑप्शन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। रीड ऑपोजिट ऑन टू स्ट्रैंड्स, यानी दोनों स्ट्रैंड्स पे उल्टे पढ़े जाएंगे, नहीं उल्टे नहीं पढ़े जाते। रीड स्पेसिफिक सीक्वेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं, ये रीड किए जाते हैं सेम, एक जैसे पढ़े जाते हैं। जैसे याद करो GAATTC, GAATTC। जब आप रीडिंग का ओरिएंटेशन मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये सेम रखते हो। रीड ऑपोजिट ऑन टू स्ट्रैंड्स, ऑपोजिट थोड़ी पढ़ोगे, ये तो एक जैसे पढ़े जाते हैं, GAATTC, GAATTC। ये तो इसी से गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन तो। ठीक है बच्चों, चलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को थोड़ा सा सेंटर से दूर, मतलब जो पैलिंड्रोमिक साइट होती है, जैसे ये है GAATTC, इसका सेंटर क्या होगा, ये
देखो क्या कह रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा डीएनए को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। भाई सेंटर तो ये होगा, और कट कहां करता था, जीए, जीए ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, जीए के बीच में कट करता है। अब ऑप्शन पढ़ो, सेम टू बेसिस ऑन सेम स्ट्रैंड, यानी दो एक जैसे बेसिस, जीए जीए, ऐसा तो होता ही नहीं भाई, एक ही स्ट्रैंड के एक जैसे दो बेसिस को कट करेगा, नहीं, सेम टू बेसिस ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड, हाँ, जीए ऊपर जीए नीचे, तो ऊपर वाले नीचे वाले स्ट्रैंड के सेम बेसिस को कट करेगा, जीए जी। आ रही बात समझ में बच्चों। और फॉरेन डीएनए और वेक्टर, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए हम किससे कट करते हैं, ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बनाते हैं तब हम वेक्टर डीएनए का कंसेप्ट लाएंगे। वेक्टर डीएनए मतलब जिसमें जोड़ते हैं, ये हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे, उसमें हमारा एक टॉपिक होगा, तब वहाँ एक क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि इसमें भी वेक्टर डीएनए हमने नहीं पढ़ा है। ये है बच्चों वो सवाल जो हमने आपको बताया था, देखो पढ़ो, कितने फ्रेगमेंट बनेंगे एक लीनियर डीएनए के, जो आखिरी में बताया आपको, कितने फ्रेगमेंट बनेंगे एक लीनियर डीएनए के अगर उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के 4 रिकॉग्निशन साइट, देखो लीनियर में रिकॉग्निशन साइट से एक ज्यादा। और अगले वाले क्वेश्चन में आप देखो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे एक बंद डीएनए के, क्लोज्ड डीएनए के, अगर उसमें 6 रिकॉग्निशन साइट है, जितनी रिकॉग्निशन साइट उतने फ्रेगमेंट, जितनी रिकॉग्निशन साइट उससे एक ज्यादा फ्रेगमेंट। आ रही बात समझ में। देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को हम एक ही रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट करते हैं, फिर हम जोड़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड कैन बी जॉइंड टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग, उनको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं लाइगेज। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने टॉपिक को पढ़ लिया और क्वेश्चंस कर लिए। अब देखो अगला जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों, उसके अंदर हम 3rd स्टेप पढ़ेंगे। देखो बहुत कंसेप्चुअल है, इसके अंदर कोई रटने वाला नहीं है, थियरी को बढ़िया करके समझ लो, याद कर लो, फिर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम अगला टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।